एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे सबसे पहले क्या सोचते हैं? अपने भविष्य बनाने की, एक अच्छी नौकरी कर अपना और अपने परिवार के सपने पूरे करने की। एक मिडिल क्लास फैमिली के पिता अपने परिवार के लिए अपने सारे सपने दांव पर लगा देते हैं। नमस्कार, मैं शैली और आप देख रहे हैं शुद्ध लोकल। मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात क्यों कर रही हूँ? ये मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, उनका पूरा संसार उनके वही 4-5 सदस्यों के इर्द गिर्द बसा होता है। लेकिन क्या हो जब किसी अपर क्लास परिवार की छोटी सी गलती इन मिडिल क्लास लोगों का संसार उजाड़ दे? अपर क्लास, जी हाँ, अपर क्लास। मैं ये शब्द बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही 2 मिडिल क्लास परिवार को बिखेरने का काम किया एक अपर क्लास के 17 साल के रईसजादे ने। और ऊपर से हमारा सिस्टम, जिसने अभी भी अपर क्लास मिडिल क्लास के बीच न्याय को लेकर मजाक बना रखा है। दरअसल ये मामला है पुणे के हिट एंड रन केस का, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिसमें हमारे शहर की 25 साल की अश्विनी कोस्टा और उसकी उमरिया के रहने वाले मित्र अनीश अवधिया की मृत्यु हो गई। दोनों साथ में डिनर करके निकले ही थे कि एक 17 साल के पुणे बेस्ड बड़े बिल्डर के बेटे ने अपने लगभग 1.5 से 2.5 करोड़ कीमत की तेज रफ्तार पोर्शे कार से दोनों को मौत के घाट उतार दिया। दोनों मृतक बच्चे पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। दोनों बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इस घटना से वे सदमे में तो थे ही, लेकिन इस बीच उन्हें लगा एक और बड़ा सदमा, और ये सदमा दिया उन्हें हमारे सिस्टम ने, हमारे कानून ने। उस 17 वर्षीय नाबालिग पर घटना स्थल पर मौजूद हर किसी ने अपना आक्रोश दिखाया। वहां मौजूद जनता ने पुलिस के आने तक उसे खूब मारा, क्योंकि शायद हर कोई जानता है जीवन की कीमत। लेकिन हमारे सिस्टम में शायद मिडिल क्लास और अपर क्लास के लिए अलग अलग नियम होंगे। इस हादसे के 14 घंटे बाद ही पुणे के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उस आरोपी नाबालिग को जिन शर्तों के तहत बेल दे दी, वह आजकल शायद स्कूलों में समर वेकेशन के होमवर्क में भी नहीं दी जाती होंगी। कोर्ट ने उस आरोपी को 4 शर्तों के आधार पर जमानत दे दी, और कोर्ट की वह हास्यप्रद 4 शर्तें आप भी सुन लीजिए। पहली शर्त, आरोपी सड़क दुर्घटना के प्रभाव और समाधान पर कम से कम 300 शब्दों में निबंध लिखेगा। दूसरी, 15 दिन ट्रैफिक पुलिस की मदद करेगा। तीसरी, किसी साइकोलॉजिस्ट या मनोचिकित्सक से इलाज करवाएगा। और चौथी शर्त, आरोपी के सामने अगर भविष्य में कोई इस तरह की दुर्घटना हुई तो उसे पीड़ितों की मदद करनी होगी। क्या किसी की जान लेने की कीमत सिर्फ इतनी सी ही है? बिना लाइसेंस कार चलाना, नशे में धुत होकर ड्राइविंग करना, क्या इतने बड़े अपराध में केवल सिर्फ इतनी सी शर्तों को लेकर जमानत दी जा सकती है? अब सवाल यह है कि अगर क्या यही आरोप किसी निर्धन वर्ग या मिडिल क्लास व्यक्ति पर लगाया जाता, मृतक के परिजन किसी संभ्रांत परिवार या इस तरह के अरबपति बिल्डर होते, तो क्या तब भी आरोपी को यही सजा सुनाई जाती? हालांकि आरोपी नाबालिग युवक के पिता को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है, लेकिन अभी भी दोनों बच्चों के परिजन रोते बिलखते सिर्फ न्याय की आस में हैं। इस सिलसिले में हमने एडवोकेट शगुफ्ता रहमान से बात की और उनसे जानना चाहा कि क्या जिन शर्तों पर जमानत दे दी गई है, जो भी कार्यवाही की गई है, या किसी की जान ले लेना, बिना लाइसेंस ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, ऐसे मामलों पर क्या उस आरोपी पर मुकदमे नहीं चलाए जाएंगे? और नहीं चलाए जाएंगे तो इसमें सजा के और क्या क्या प्रावधान है? कोई अगर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है या इस तरह के संगीन अपराध का भागीदार होता है तो उस पर किस तरह की धाराएं लगाई जाती हैं? आइए सुनते हैं। ये जो पुणे का जो हिट एंड केस है, इसमें कुछ बातें हैं जिनको पहले रखा जाएगा, जिसके बेसिस में हमारे लिए आसान होगा कि जो सजा मिली है उसको जस्टिफाई कर सके या उसको समझ सके। पहली चीज तो जिसको अक्यूज बनाया गया है, सिंस वो जुवेनाइल है तो उसके लिए हम अक्यूज शब्द यूज करें वो सही नहीं है। वो 17 साल 8 महीने का है ना। निर्भया केस के पहले तो 17 साल या 8 महीने का होता था, उसको अडल्ट की कैटेगरी में ही डाला जाता था। इस केस में भी हमारे लिए ऑप्शन ओपन है। दूसरी चीज, जब इसने ये ड्रिंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन केस को ड्रिंक एंड ड्राइव में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं। क्यों? बिकॉज सीसीटीवी फुटेज में दिखा गया है कि इसने ड्रिंक किया है, लेकिन इसका अल्कोहल टेस्ट नेगेटिव आया है। क्योंकि इसका अल्कोहल टेस्ट नेगेटिव आया है, उस कारण से यह बेल मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा थे। सेकंड चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है इसमें क्या क्या धाराएं लगी है। देखिए, पहली चीज, क्योंकि ये जुवेनाइल है तो इसमें इसका जो भी सजा सुनाई जाएगी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा सुनाई जाएगी। इसको जो बेल मिला है वो भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ही दिया है। बोल रहे हैं कि 15 घंटे के अंदर इसको बेल दे दिया गया है, बिकॉज ये रूल है आपका जुवेनाइल जस्टिस डिलिंक्वेंसी में भी है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी है।
जो धाराएं इस पे लगी हैं वो है 304, 304A, 279 एंड 427 IPC। साथ में 337, 338 ये पूरा IPC का लगा है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एक्ट का भी इसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। तो ये इन टोटो इसके चार्जेस हैं। ये पहले कि हम जाएं कि बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए थी, बात इस पे आती है कि बेल क्यों मिली। पहला मैंने बताया, देखिए कोर्ट जो है वो कम्प्लीटली जुवेनाइल के केस में थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता। उसका रीजन ये है कि वो जुवेनाइल है, उसको अगर हम बहुत ज्यादा पनिशमेंट दे देंगे, जुवेनाइल्स जो होते हैं वो बहुत सुधार के, ये रिहैब के चांसेस जितने ज्यादा होते हैं उतने ही ज्यादा चांसेस उनके मतलब ईगो क्लैशेस या प्रतिरोध करने के होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है हम उनको फर्स्ट टाइम में एकदम बड़ी सजा नहीं देते। दूसरी चीज जो बोला जा रहा है, मर्डर किया है, 2 जन की डेथ हो गई है, चलने का नहीं था, तो इसलिए इसमें 304A लगा है, बट अभी वो प्रूविंग स्टेज पे जाएगा। अनरजिस्टर्ड व्हीकल, 2 चीजें आती हैं। कुछ बच्चे पेरेंट्स को बता के एंड फिर व्हीकल लेके या गाड़ी लेके बाहर चले जाते हैं। देखिए गाड़ियां आप हमेशा पेरेंट्स को जिम्मेदार नहीं समझ सकते। हो सकता है पेरेंट्स को बिना बताए वो गाड़ी लेके चले गए, हालांकि ऐसे केसेस में भी पेरेंट्स ही जिम्मेदार होते हैं। और हमारे ये वाले केस में भी चाइल्ड डिलिंक्वेंट है, उसके फादर को ट्यूसडे को अरेस्ट कर लिया गया है और ये पूरा प्रकरण अभी उनके फादर के खिलाफ चलेगा, ना कि इसके खिलाफ। तो उसको छोड़ा नहीं गया है। किसी की फैमिली में किसी की गलती के लिए कोई और अगर सह रहा है, कोई और अगर भुगत रहा है, तो ये भी उसके लिए एक टाइप की सजा है। इस मामले में धीरे धीरे चीजें जो खुल के आ रही हैं, तो अभी लिंक ऐसे उभर के तो नहीं आया है, बिकॉज कल ही की बात ले लीजिए, कल इसमें एक और नया साइड खुला है, दैट इज ये जो जुवेनाइल डिलिंक्वेंट है, इसके जो दादाजी हैं, उसका रिश्ता किसी अंडरवर्ल्ड या किसी के साथ बताते हुए कहा है कि उन्होंने अप्रोच लगाया है, उसके बाद इसको बेल मिली है। तो ये देखिए, बातें ओपिनियन अलग चीज होती है और साक्ष्य अलग है। कोर्ट जो है, कोर्ट में जब तक आप अपनी रखी हुई बातें सिद्ध नहीं कर सकते, इस बिना पे कोर्ट सजा नहीं दे सकता। तो हम जिस हिसाब से सोच रहे हैं कि इसको सजा मिलनी चाहिए, हम अपने वो ओपिनियंस को भी कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के सामने क्या हम ओपिनियंस रख रहे हैं? तो नहीं, अभी तो हमें उसके सबूत ही नहीं मिले। धीरे धीरे सबूत मिलेगा। मैंने कहा ना, ये ट्रायल चल रहा है। ड्यूरिंग ट्रायल आप बिल्कुल ये चार्जेस लगे हैं, ये अभी तक प्रूफ नहीं हुए हैं। धीरे धीरे जब और चीजें निकलते जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होता जाएगा, वैसे वैसे इसके ऊपर मे बी और केस जो है गंभीर वाला केस बने और मे बी उसको उस टाइम पे अडल्ट एज अ अडल्ट ट्रीट किया जाए। तो ये थी अधिवक्ता की राय। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को इसके हैशटैग्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि संस्कारधानी की अश्विनी और उमरिया के अनीश को न्याय दिलवाने में हम और आप सहयोग कर सकें।